नमस्कार, स्वागत है आपका अनादि टीवी में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। इस वक्त की खबर पहले आपको रूबरू करवाते हैं। भोपाल से खबर, कांग्रेस मंत्री, नेता और कार्यकर्ताओं के लिए गाइडलाइन जारी की गई है। इस वक्त की खबर आपको बता रहे हैं। सरकार से कोई भी संवाद सोशल मीडिया पर शेयर नहीं किया जाएगा। मंत्री सिर्फ अपने विभाग की बात रख सकेंगे मीडिया के सामने। इस वक्त खबर आपको बता रहे हैं। भोपाल से कांग्रेस में मंत्री, नेता और कार्यकर्ताओं के लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई है। सरकार से कोई भी संवाद सोशल मीडिया के सामने नहीं रखा जाएगा। मंत्री सिर्फ अपनी विभाग की बात रख सकेंगे मीडिया के सामने। और इस वक्त अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से हमारी सहयोगी पूजा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। पूजा, कांग्रेस में मंत्री, नेता और कार्यकर्ताओं के लिए गाइडलाइन जारी की गई है। अब वो मीडिया के सामने अपनी पर्सनल बातें जो हैं राजनीति में चलती हैं वो शेयर नहीं कर पाएंगे। किस तरह से इसे देखा जाए? बिल्कुल, जिस तरीके से अभी पार्टी में बयानबाजी चल रही है, मंत्री या विधायक हो या फिर नेता कार्यकर्ता हो, जो भी बयान उनकी तरफ से दिया जाता है, कई बार वो बयान विवादित बयान होते हैं। और हाल ही में हमने देखा कि मंत्री उमंग सिंघार ने जिस तरह से दिग्विजय सिंह के खिलाफ जो बयानबाजी की है, उनके खिलाफ कई ऐसे जो है आरोप भी लगाए हैं जो पार्टी की छवि को धूमिल करने वाले थे। और उसी को लेकर जो है अब ये जो पूरी गाइडलाइन जारी हुई है उसको साफ तौर पर देखा जा रहा है कि चाहे मंत्री हो, विधायक हो, नेता हो या कार्यकर्ता हो, जो भी पार्टी के अंदर है, वो अगर कोई भी बयान देना चाहते हैं तो पहले उन्हें पार्टी फोरम के सामने अपनी बात रखनी पड़ेगी और मीडिया या सोशल मीडिया के सामने जो है इस तरह की बयानबाजी वो नहीं कर सकेंगे। कुल मिलाकर जो गुटबाजी देखी जाती है कांग्रेस में और जिस तरीके से मीडिया के सामने भी चीजें निकल कर आई कि किस तरीके से खुद कांग्रेस के ही मंत्री, कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री के बारे में इस तरह के बयान वहां पर दे रहे थे, तो इन सारी चीजों को देखते हुए जो है कांग्रेस में ये फैसला लिया गया कि अगर पार्टी को अभी भी अपनी छवि को अच्छा बनाया रखना है, बरकरार रखना है चीजों को, तो उन्हें इस तरह के कदम उठाने पड़ेंगे। निश्चित तौर पर ये गाइडलाइन जारी करने का पूरा जो उद्देश्य है वो यही है कि इस तरह के विवादित बयानों को रोका जाए, क्योंकि हमेशा ही कांग्रेस पर ये इल्जाम लगते आते हैं कि कांग्रेस में जो है गुटबाजी कभी खत्म होने का नाम नहीं लेती है। कांग्रेस अलग अलग खेमों में बटी हुई है और इसी का ये परिणाम होता है कि कोई मंत्री फिर अगले पूर्व मंत्री के खिलाफ जो इस तरीके की बयानबाजी करता है। निश्चित तौर पर इस गाइडलाइन का पूरा जो नजरिया है वो एक यही है कि इन चीजों को थोड़ा साइड किया जाए और फिर पार्टी की छवि को थोड़ा सुधारा जाए। और इस बयानबाजी को जब तक नहीं रोका जाएगा तब तक जो है इन चीजों में सुधार नहीं होना है। इसलिए निश्चित तौर पर कांग्रेस ने अब ये कदम उठाया है कि एक गाइडलाइन जारी की है कि उन्हें पार्टी फोरम के सामने अपनी बात रखनी पड़ेगी और कोई भी ऐसा बयान वो मीडिया या सोशल मीडिया पर जारी नहीं कर सकेंगे। वाकई पूजा, गुटबाजी हम हमेशा से देखते आ रहे हैं कांग्रेस में। यहाँ पर गाइडलाइन तो जारी कर दी गई है। जिस तरह से इतने दिनों से बयान, आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, तो क्या लगता है गाइडलाइन जारी कर दी है, उसके बाद इस पर अमल किया जाएगा या फिर से वही कुछ ही दिनों में फिर से वही गुटबाजी नजर आएगी? सीधे तौर पर तो जिस तरीके से अभी ये गाइडलाइन जारी हुई है तो निश्चित तौर पर चाहे कोई भी हो, पूर्व मुख्यमंत्री हो या फिर मंत्रीगण हो या जो भी कार्यकर्ता है कांग्रेस के, सभी पर ये गाइडलाइन जारी की गई है और सभी पर ये लागू भी होती है कि उन्हें कोई भी बयान ऐसा नहीं देना है। निश्चित तौर पर जो बात कही गई है कि अपने ही विभाग की बात वहां मंत्री विधायक कर सकेंगे, कोई और बयान वो मीडिया या सोशल मीडिया पर जारी नहीं कर सकते हैं। तो ये बयान सभी पर लागू होता है, ये गाइडलाइन सभी पर लागू हो रही है और इसका पालन कार्यकर्ताओं को कर रही होगा, वरना जो इसका उल्लंघन करते हैं उनके खिलाफ भी पार्टी जो है कार्रवाई करेगी।
हम कई बार देखते हैं पूजा, गाइडलाइन जारी हो जाती है, हिदायत दी जाती है, पर उसके बाद भी अगर जैसे यहाँ पर कार्यकर्ताओं को अपनी पार्टी फोरम की बात रखने की यहाँ पे इजाजत दी गई है, पर कहीं ना कहीं भावनाओं में बह जाते हैं और अब कुछ ना कुछ ऐसे बयान दे जाते हैं कि ट्रोल हो जाते हैं। बिल्कुल कुछ ना कुछ ऐसे बयान सामने आते ही रहते हैं। लगातार कांग्रेस में ऐसे बयान सामने आए हैं जहां पर विधायक मंत्री एक दूसरे के आमने सामने नजर आए हैं। कुछ दिनों पहले ही हमने देखा कि सुरेंद्र सिंह सेरा ने भी बयान दिया था कि मंत्री उनकी बात नहीं सुनते हैं, अधिकारियों से भी मंत्री दबे हुए हैं, अधिकारियों के सामने मंत्रियों की चल नहीं पा रही है। और इस तरह की जो बयान सामने आते रहे, खासतौर पर प्रदेश अध्यक्ष को लेकर जो अभी घमासान कांग्रेस के बीच में बना हुआ है, उस पर जो है काफी सारे बयान अभी आते रहे हैं और प्रदेश अध्यक्ष की भी मांग को लेकर अलग अलग तरीके से अलग अलग खेमों से जो है आवाज उठती रही है। और इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए ये गाइडलाइन अब जारी की गई और इस गाइडलाइन के पीछे भी कार्रवाई भी निश्चित की गई होगी कि जो भी इस गाइडलाइन का उल्लंघन करेगा उनके खिलाफ किस तरीके से कार्रवाई की जाएगी। क्या पार्टी उन्हें पार्टी से निकाल देगी या फिर उन्हें किसी और तरह का सबक सिखाया जाएगा? क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ जो बयान अभी मंत्री सिंघार की तरफ से आए हैं वो काफी ज्यादा एक पार्टी की छवि को धूमिल करने वाले थे कि जो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह हैं वो जो बयान एक तरफ बीजेपी के खिलाफ दे रहे हैं, दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी के मंत्री जो है उनके खिलाफ बात कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पूजा। अगली खबर पर भी आपके साथ जुड़ेंगे और चलिए अगली खबर से आपको रूबरू करवाते हैं। एक और खबर आ रही है इस वक्त की खबर भोपाल से। झाबुआ में आज बीजेपी का बड़ा जमावड़ा देखा जाएगा। इस वक्त की खबर आपको बता रहे हैं। झाबुआ में कार्यकर्ता सम्मेलन में दिग्गज नेता जुड़ेंगे। पूर्व सीएम शिवराज, नरेंद्र सिंह तोमर, राकेश सिंह शामिल होंगे इस कार्यक्रम में। इस वक्त की खबर आपको बता रहे हैं। भोपाल से झाबुआ में आज बीजेपी का बड़ा जमावड़ा देखा जाएगा। झाबुआ में कार्यकर्ता सम्मेलन में जुटेंगे दिग्गज नेता, साथ ही पूर्व सीएम नरेंद्र सिंह तोमर, राकेश सिंह भी इसमें शामिल होंगे। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार न्यूज रूम से हमारे साथ बनी हुई हैं। पूजा, सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखने के लिए बीजेपी अब रणनीति बनाने जा रही है। झाबुआ में आज बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन होने जा रहा है, किस तरह से इसे देखा जाए? बिल्कुल, जिस तरीके से बीजेपी काफी ज्यादा मजबूत बनी हुई है, मध्य प्रदेश के अंदर लोकसभा चुनाव में भी अधिक से अधिक संख्या में जो है सीटें जीतकर जो है आगे बनी रही और कांग्रेस को करारी हार भी मिली। वहीं अब जो है उपचुनाव झाबुआ में होने वाला है, उसको लेकर बीजेपी खास रणनीति तैयार कर रही है और उसी के तहत जो है आज जो कार्यकर्ता सम्मेलन भी वहां पर होने जा रहा है, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी होंगे, नरेंद्र सिंह तोमर भी होंगे, फग्गन सिंह के साथ प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह वहां पर मौजूद होंगे और बीजेपी के तमाम जो नेतागण है, कार्यकर्ता हैं, वो वहां पर जुड़ेंगे। और इस सम्मेलन में खास तौर पर इस बात की रणनीति बनाई जाएगी कि किस प्रकार से बीजेपी अपनी सीट को वहां बरकरार रख सकती है, वहां पर जीत हासिल कर सकती है और जो मजबूती बीजेपी ने पाई है लोकसभा चुनाव के अंदर उसको वो बरकरार रख पाएगी। इन सभी चीजों को लेकर वहां पर रणनीति तैयार की जाएगी, कार्यकर्ताओं से संवाद वहां किया जाएगा और कांग्रेस को जो वहां पर हार मिली थी और पहले भी जो बीजेपी की ही वो सीट थी, उसी तरीके से बीजेपी इसको अपना बनाए रखना चाहती है, क्योंकि अगर कांग्रेस वहां से जीतती है तो कांग्रेस के लिए बड़ी उपलब्धि होगी और कांग्रेस वहां पर जो है मजबूत होती नजर आएगी। और बीजेपी निश्चित तौर पर ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती है कि जो सीट बीजेपी की थी वो अब वापस से जो है कांग्रेस को मिल जाए, ऐसा बीजेपी बिल्कुल नहीं चाहती है और उसी को लेकर जो है ये मजबूत रणनीति तैयार की जा रही है कि किस प्रकार से इस सीट को बरकरार रखा जाए और जीत को हासिल किया जाए। पूजा, ये कार्यक्रम किस समय शुरू होने वाला है और क्या कुछ व्यवस्थाएं इस सम्मेलन को लेकर के की गई है वहां पर?
बिल्कुल, आज दिन में जो है रीत ये कार्यक्रम शुरू होगा, जहां पर बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता वहां पर जुटेंगे। पूरी व्यवस्थाएं वहां पर कर ली गई है, क्योंकि बीजेपी का कार्यकर्ता सम्मेलन वहां पर होने जा रहा है। निश्चित तौर पर वहां पूर्व मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचने वाले हैं, प्रदेश अध्यक्ष वहां पर पहुंचने वाले हैं, तो पूरी तैयारियां वहां पर कर ली गई है। खासतौर पर झाबुआ की जो जनता है उसको किस प्रकार से जो है अपने टारगेट में रखा जाएगा कि कैसे उनसे जो है वोट लिए जाएंगे, उस पर खास तौर पर ये रणनीति तैयार होगी। तो निश्चित तौर पर जनता तक अपनी बात कैसे पहुंचाई जाए, उसके लिए भी पूरी रणनीति बनाई जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पूजा हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगली खबर पर भी आपके साथ जुड़ेंगे और जानकारी लेंगे। चलिए, एक और खबर आ रही है, आपको रूबरू करवाते हैं इसी के साथ। और खबर भोपाल से, राजधानी में प्रदेश भर के अतिथि विद्वान जुटेंगे। इस वक्त की खबर आपको बता रहे हैं, स्थायी करने समेत कई मांगों को लेकर हल्ला बोलेंगे अतिथि विद्वान, सीएम कमलनाथ को ज्ञापन सौंपेंगे। इस वक्त की खबर आपको बता रहे हैं। और इस वक्त की खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर राजधानी में प्रदेश भर के अतिथि विद्वान जुड़ने जा रहे हैं। और चलिए, इस वक्त सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज रूम। हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। पूजा, राजधानी में आज प्रदेश भर के अतिथि विद्वान जुड़ने जा रहे हैं, हल्ला बोलने वाले हैं। ऐसी क्या क्या मांगे हैं उनकी जिस वजह से ये हल्ला बोलने जा रहे हैं आज भोपाल में? बिल्कुल रीत, आपको बता दूं कि जिस तरीके से अतिथि शिक्षक पिछले 8 महीने से अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। खुद कांग्रेस ने जब चुनाव में कांग्रेस थी उस समय वचन पत्र में भी ये वचन दिया था अतिथि शिक्षकों को कि वो उन्हें नियमित करेंगे, उनकी जो मांगे हैं 3 महीने के अंदर उन मांगों को पूरा किया जाएगा। लेकिन 8 महीने होने को है, अब तक जो है सरकार ने उनकी मांगों को पूरा नहीं किया है, आश्वासन सिर्फ देते रहे हैं। और इन तमाम चीजों को लेकर हमने पिछले महीने भी देखा, उससे पहले भी जो देखा अतिथि शिक्षकों को कि पिछले 3 महीने से लगातार अतिथि शिक्षक धरना देते आ रहे हैं। राजधानी भोपाल में बड़ी संख्या में पहुंचकर अतिथि शिक्षक अपना विरोध जता चुके हैं। कई बार उन्होंने मुख्यमंत्री से भी मुलाकात करना चाहा, उन्हें ज्ञापन दिया, लेकिन अब तक जो है उनके मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है, कोई विचार करता हुआ भी नजर नहीं आ रहा है। इन सारी चीजों को लेकर जो है आज एक बार फिर जो है अतिथि शिक्षक हजारों की संख्या में राजधानी भोपाल में जुटेंगे। पूरे मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षक यहाँ आएंगे। जो नियमितीकरण की मांग है, साथ ही पदनाम की जो मांग है, ये छोटी छोटी सी जो मांग है अतिथि शिक्षकों की, जिनको कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में शामिल किया था, लेकिन वो वचन अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। इस वजह से जो है अतिथि शिक्षकों को अब तक जो है अपने गांव से निकलकर, अपने शहरों से निकलकर राजधानी भोपाल पहुंचना है और शाहजहानी पार्क में लगातार जो है वो प्रदर्शन करते हुए आ रहे हैं। पिछले दिनों भी जब बारिश का दौर काफी ज्यादा था, उस दौरान भी अतिथि शिक्षक शाहजहानी पार्क में डटे रहे। उसी माहौल में, उसी बरसात में वो वहां पर बैठे रहे अपनी मांगों को लेकर, लेकिन फिर भी सरकार के कान में जू भी नहीं रहेगी और सरकार ने किसी भी तरह का फैसला नहीं किया। कई बार ये अनुमान लगाया गया कि कैबिनेट की जो बैठक होगी उसमें भी अतिथि शिक्षकों के लिए फैसला लाया जाएगा, लेकिन वो उम्मीदें भी जो है ठंडी रह गई और अतिथि शिक्षकों को जो है अपनी मांगों को पूरा होते हुए जब कोई रास्ता नजर नहीं आया तो एक बार फिर से उन्होंने आंदोलन की राह पकड़ ली है और अब जो है एक बार फिर से वो यहाँ राजधानी भोपाल में जुटकर प्रदर्शन करने जा रहे हैं। वाकई पूजा, यहाँ पर वचन पत्र में इतने सारे वादे कर दिए गए, हम देखते हैं और भी वादे जो हैं पूरे नहीं कर पाई है सरकार। और अब देखा जाए नगरीय निकाय चुनाव आ रहे हैं, तो लगता है बड़ी मुसीबत यहाँ पर बन सकती है, जिस तरह से जनता आक्रोशित है और अपना विरोध जता रही है। बिल्कुल, सरकार तब तक बातें करती है जब चुनाव आते हैं और चुनाव जब बीत जाते हैं तो सरकार कई बार अपने किए हुए वादों को भूल जाती है और यही एक परिणाम यहाँ पर नजर आ रहा है कि सरकार अब शायद अपने कई ऐसे वादे भूल चुकी है जो उन्होंने जनता से किए थे। और अब नगरीय निकाय भी चुनाव सामने है और ऐसे में इन चुनावों को देखते हुए जनता शायद सरकार से रुष्ट हो सकती है, चाहे वो बिजली बिल की बात हो या जो पुलिस में जो लोग हैं और ड्यूटी अपनी लगातार कर रहे हैं उन्हें जो वीक ऑफ देने की बात कही गई थी वो भी सरकार ने पूरा नहीं किया, उन्हें वीक ऑफ नहीं मिल रहा है, छुट्टी नहीं दी जा रही है। साथ ही साथ अतिथि शिक्षकों की अगर बात की जाए तो जो हजारों लाखों की
संख्या में अभी राजधानी भोपाल में जुटने जा रहे हैं। पूरे प्रदेश भर के जो अतिथि शिक्षक हैं वो भी मन बना चुके हैं कि अगर सरकार ने हमारी मांगों को पूरा नहीं किया तो उसका परिणाम सरकार को भुगतना होगा। तो निश्चित तौर पर यह असर सरकार पर पड़ेगा, क्योंकि अगर सरकार जनता की बात नहीं सुनेगी तो फिर जनता भी अपना फैसला जानती है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगली खबर पर भी आपके साथ जुड़ेंगे। चलिए, एक और खबर आ रही है, आपको रूबरू करवाते हैं इस वक्त की खबर से। और खबर भोपाल से पूर्व कुलपति बीके कुठियाला का मामले में आपको खबर बता रहे हैं। कुठियाला की संपत्ति कुर्क करने पर फैसला आज होने जा रहा है। भोपाल की स्पेशल कोर्ट में मामले की सुनवाई होगी। इस वक्त की खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से पूर्व कुलपति बीके कुठियाला की खबर आपको बता रहे हैं। आज संपत्ति कुर्क करने पर फैसला लिया जाएगा। और इस वक्त सीधे लिए चलते हैं न्यूज रूम। लगातार हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। पूजा, पूर्व कुलपति बीके कुठियाला की संपत्ति कुर्क मामले में आज फैसला होने जा रहा है। जी बिल्कुल रीत, जो बीके कुठियाला है पूर्व कुलपति माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के, उनके खिलाफ जब ईओडब्ल्यू ने कार्रवाई की और ईओडब्ल्यू ने पिछले ही दिनों जब पेश हुए बीके कुठियाला कोर्ट में और वहां जाकर ईओडब्ल्यू के सामने जब उनसे पूछताछ की गई तो उस दौरान भी ये बात निकल कर सामने आई थी कि अब ईओडब्ल्यू जो है उनकी संपत्ति कुर्की की मांग जो है कोर्ट के सामने रख सकती है और ईओडब्ल्यू ने संपत्ति कुर्की की मांग रखी और आज जो है स्पेशल कोर्ट इस पर फैसला करने वाली है कि पूर्व कुलपति बीके कुठियाला की संपत्ति कुर्की की जाएगी या नहीं, या कितनी संख्या में जो है उनकी संपत्ति को जो है कुर्की में लिया जाएगा। और इन तमाम चीजों को लेकर है जो है आज ये फैसला आने वाला है। आपको बता दूं कि जिस तरीके से बीके कुठियाला पर आरोप लगे, जो फर्जीवाड़ा किया गया भर्ती में या अन्य तरीके के जो आरोप उनके पास है, निजी खर्चों की जो बात अगर की जाए तो इन तमाम तरीके के जो आरोप उन पर लगे थे उनको लेकर जो है उन्हें कोर्ट में भी पेश होना था, लेकिन लगातार वो इससे डिले करते गए। उन्हें भगौड़ा भी घोषित किया गया, जिसके बाद जो है जब कोर्ट की अंतिम तिथि थी उसके एक दिन पहले जब वो ईओडब्ल्यू में पेश हुए, उनसे पूछताछ की गई। कई सारे सवाल जो उनसे पूछे गए, 6 घंटे तक जो है ये पूछताछ जारी रही। उसके बाद जो है ईओडब्ल्यू ने ये फैसला लिया था कि वो संपत्ति कुर्की की मांग भी रखेंगे और इसी मांग को लेकर आज स्पेशल कोर्ट फैसला करने वाली है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी को साझा करने के लिए। चलिए, एक और खबर से रूबरू करवाते हैं। इसके साथ एक और खबर आ रही है। खबर ग्वालियर से ज्योतिरादित्य सिंधिया के दौरे का दूसरा दिन है आज। इस वक्त की खबर आपको बता रहे हैं। ग्वालियर से खबर, ज्योतिरादित्य सिंधिया के दौरे का दूसरा दिन है आज। सिंधिया आज कई स्थानीय कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। पार्टी के पदाधिकारियों और नेताओं की बैठक भी लेंगे। चलिए, सीधे चलते हैं न्यूज रूम। हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। पूजा, ज्योतिरादित्य सिंधिया का दूसरा दिन है आज दौरे का, कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। किस तरह से इसे देखा जाए, क्या कुछ खास रहेगा इसमें? बिल्कुल, जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कल भी जो है दौरा किया था और वो अलग अलग जगहों पर गए थे, उन्होंने अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत भी की थी, उसी प्रकार से आज जो है ग्वालियर दौरे का दूसरा दिन है ज्योतिरादित्य सिंधिया का। ग्वालियर से ही वो है और जो कार्यकर्ताओं का प्यार उनके लिए है वो भी वहां पर देखने को मिलता है। कल की अगर बात की जाए तो ये तो जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कल जो बयान दिए थे, यानी कि एक गुटबाजी की जो बात आती है, अलग अलग खेमों की जो बात आती है, वो कल भी नजर आई। प्रदेश अध्यक्ष पर भी जो है अभी पैंच फंसा हुआ है और उसी को लेकर जो उनके कार्यकर्ता इस मांग पर अड़े हुए हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को ही प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए। लेकिन अभी फिलहाल आला कमान ने इस निर्णय को होल्ड पर डाल दिया है। और अगर कल की बात की जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जिस तरीके से कल बयान दिया था कि उनका जो रिश्ता है पार्टी में वो सिर्फ सोनिया गांधी और राहुल गांधी से, यानी कि इस बयान से ये साफ वहां नजर आ रहा
रहा था कि कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कमलनाथ को वहां पर दरकिनार किया है कि कमलनाथ से जो उनका रिश्ता है वो इतना कुछ खास नहीं है। उन दोनों के खेमे जो है अलग अलग नजर आ रहे हैं और इसी सारे विवाद को देखते हुए ये पैंच में फंसा हुआ कि प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा। एक तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया को जहां प्रदेश से दूर रखा जा रहा है, वहीं उनके कार्यकर्ता ये चाहते ही नहीं कि वो प्रदेश से दूर जाएं। और जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े किए थे कि प्रदेश में जो अवैध उत्खनन हो रहा है उस पर रोक नहीं लग रही है और जो है अब तक उसे रोका नहीं जा रहा है, कई तरह के विवाद भी उसमें सामने आ रहे हैं, लेकिन सरकार जो है उसके खिलाफ कोई सख्त एक्शन नहीं ले रही है। यानी कि वहां सीधे सीधे कमलनाथ को टारगेट किया था ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कि कमलनाथ की सरकार है, लेकिन फिर भी अवैध उत्खनन को रोका नहीं जा रहा है, वो इसे रोकने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। और आज जो ज्योतिरादित्य सिंधिया का ग्वालियर का दौरे का जो दूसरा दिन है उसे भी बेहद खास माना जा रहा है कि वो कार्यकर्ताओं के बीच यहाँ जाएंगे, कई सारे सम्मेलनों में शामिल होंगे और वहाँ जो कार्यकर्ताओं ने उनके लिए जो व्यवस्थाएं की हैं उनमें वो शिरकत करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। कार्यकर्ताओं का साफ तौर पर वहाँ जो प्रेम है ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए वो जो है ग्वालियर में नजर आया था कल भी। और जो उनके समर्थक हैं, प्रदेश भर में समर्थकों ने ये कहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को अगर प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया जाता है तो वो जो है सामूहिक रूप से इस्तीफा दे देंगे, यानी कि पार्टी से अलग होने की बात करते हुए नजर आ रहे हैं उनके समर्थक, चाहे पोस्टरों के द्वारा हो चाहे सोशल मीडिया के द्वारा हो, कहीं से भी जो है अपनी बात जहां समर्थक रख सकते हैं वहां तक समर्थकों ने अपनी बात पहुंचाई है कि वो प्रदेश अध्यक्ष के पद पर सिर्फ और सिर्फ ज्योतिरादित्य सिंधिया को देखना चाहते हैं। पूजा, हम देखें यहाँ पर कांग्रेस को लेकर के, अपनी पार्टी को लेकर के तो बयान दिए ही दिए, उधर बीजेपी की पार्टी को लेकर भी बयान दिया। हम देख रहे हैं काफी समय से ज्योतिरादित्य सिंधिया चुप हैं। पहले उन्होंने समर्थन किया 370 का, अब उन्होंने फिर से बयान दिया कि मोदी सरकार में जीडीपी गिरा है, पैसे की कमी आ रही है। इसे किस तरह देखा जाए? क्या प्रदेश अध्यक्ष की चर्चाएं चल रही हैं, इस वजह से उन्होंने ऐसा बयान दिया बीजेपी को लेकर? अगर देखा जाए रीत, तो जिस तरीके से अगर कांग्रेस के प्रति ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक रुख देखा जाए तो वो शुरू से कांग्रेस में रहे हैं और कांग्रेस के साथ साथ चलने की हमेशा बात करते हैं। उन्होंने कल भी जो बयान दिया उसमें उन्होंने कहा कि मैं सोनिया गांधी और राहुल गांधी से जो मेरा रिश्ता है वो बेहद अहम रिश्ता है और मेरा रिश्ता उन्हीं से सबसे ज्यादा जो है महत्वपूर्ण रखता है वो है। और उसी को लेकर जो है अगर बात की जाए बीजेपी को, तो हमेशा से ही ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के खिलाफ जो है बयान देते हुए नजर आते हैं और बीजेपी पे कई तरीके के सवाल वो खड़े करते हुए नजर आते हैं। अगर बात की जाए देश की आर्थिक मंदी की, तो कांग्रेस के जो तमाम नेता मंत्री जो मोदी सरकार के खिलाफ बोलते हुए नजर आए हैं, और तो वहीं दूसरी तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी यही रुख अपनाया है। उन्होंने भी मोदी सरकार के खिलाफ बात की है और उस पर निशाना साधा है। निश्चित तौर पर पक्ष विपक्ष की अगर बात की जाए तो पक्ष की जो कार्य होता है उस पर विपक्ष निशाना साधता ही है और अपने सवाल खड़े करता ही है, क्योंकि ये विपक्ष का अधिकार भी होता है कि वो जनता के सामने तक वो सवाल खड़े कर सके कि आखिरकार जो पक्ष है, जो सत्ता पक्ष है, वो क्या कार्य कर रही है, उसे क्या करना चाहिए। तो उन्हीं चीजों को लेकर जो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी मोदी सरकार के खिलाफ जो है कई तरीके के सवाल खड़े किए हैं और उनके जवाब मांगे हैं। चलिए पूजा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम खबरों पर जानकारी साझा करने के लिए। और फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।